वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जो कि ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से जो रिलेटेड टॉपिक है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है अर्थ पर वो किस तरह से होता है मैं आज आपको इस लेक्चर में पूरी तरह से समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर साल एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक क्वेश्चन आपको अगर करना है, अटेम्प्ट करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने, तो ज़रूर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। और क्लाइमेटोलॉजी का अगर आपने यह टॉपिक समझ लिया तो समझ लो आपको आधी क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर तापमान का वितरण दो प्रकार से रहता है। तापमान का दो प्रकार से वितरण रहता है, एक होता है स्थानिक और एक होता है कालिक। हिंदी में स्थानिक कहते हैं जबकि इंग्लिश में स्पेशियल, और कालिक को इंग्लिश में टेम्पोरल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ पे। एक तो एक स्थान पे बताएंगे, जो स्थान पे किस तरह से रहता है तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन, और कालिक मतलब कि समय के साथ कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने होंगे। तो टर्म्स चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो पहले कुछ टर्म है अक्षांशीय वितरण और देशांतरीय वितरण। तो तापमान का जो अक्षांशीय वितरण है और देशांतरीय वितरण है इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तो समझ लेंगे कि अक्षांशीय वितरण और देशांतरीय वितरण यानी कि लॉन्गिट्यूडल डिस्ट्रीब्यूशन और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर तो पता हो, तो अक्षांश किसे कहते हैं, सबसे पहले अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश है। ठीक है, और समान अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं, सॉरी देशांतर नहीं है यहाँ पे, अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश कहते हैं इसको। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि एक इमेज बनाकर हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज से हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब रहा या अर्थ है। तो इस पे इसकी विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है पृथ्वी को जो दो भागों में बांट रही है। ठीक है, किस रूप में, ये दो भाग में बांट रही है। ठीक है, तो हॉरिजेंटली दो भागों में बांट रही है, ना कि वर्टिकली। ठीक है, तो हॉरिजेंटली जो दो भागों में बांट रही है इसको आधार मानकर इसके केंद्र से, पृथ्वी के अंदर से एक रेखा खींचेंगे और इससे हम कहीं पे भी कोणीय दूरी थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो हमने कोणीय दूरी थीटा मान ली। तो जो थीटा है, जहाँ पे थीटा लाई करता है उसको ही अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जो लाई करता है उसको ही अक्षांश कहते हैं। और जब इन सारे अक्षांशों को, जैसे कि हमने विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी मापी है, यहाँ विषुवत रेखा है, इससे सेंटर से जो थीटा मापा है, इन सारे एंगलों को एक ही थीटा समान रूप से एंगल जो होंगे, ठीक है, जो समान रूप से एंगल होंगे इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ गई। समान एंगलों को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं बन गई। अब देखेंगे देशांतर क्या होता है। तो देशांतर क्या होता है, फिर से हम ग्लोब बनाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी की खींची गई, पृथ्वी पर खींची गई वो है काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उन्हें ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को किससे जोड़ती हैं, दक्षिणी ध्रुव से। ठीक है, जोड़ रही पृथ्वी के ऊपर खींची जा रही हैं रेखाएं। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं कौन सी रेखाएं हो गई, देशांतर रेखाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो देशांतर रेखा क्या है, पृथ्वी या ग्लोब पर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये अक्षांश था यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, तो जो अक्षांश और देशांतर हम सीख गए क्या है। अब हमें अक्षांश और देशांतरीय डिस्ट्रीब्यूशन उनकी रेखाओं के अनुसार आराम से खींचा जा सकता है। जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, इससे हमें पृथ्वी पर उनकी लोकेशन पता करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से इनकी परिभाषा और इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई, ये रेखाएं जो आपको दिख रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है,
और जो ये रेखाएं दिख रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के रूप तरफ खींची जाती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले थोड़ी सी और बेसिक्स जानना कि कितनी रेखाएं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी देशांतर रेखाएं। तो इसके लिए भी हम रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे और फिगर ड्रॉ आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। चलिए फिगर ड्रॉ आउट करें। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे ग्लोब की। पहली रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद 1 to 90 तक, ठीक है, यहाँ तक 1 to 90 तक रेखाएं हो जाती हैं। और इस तरफ भी 1 to 90, ठीक है। तो कुल कितनी हो गई? 0 एक तो ये हो गई प्लस, ठीक है, 90 रेखाएं ये हो गई और 90 ये हो गई, ठीक है। तो कितनी हो गई कुल? पहले 180, ठीक है, कुल 180 अक्षांश रेखाएं। लेकिन इसमें क्या इसमें 90 डिग्री पर जो रेखा बनती है वो रेखा है या बिंदु है? बिंदु है, ठीक है। तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 90 और एक ये है, एक 0 वाली रेखा है, ठीक है। तो कितना आएगा? 181 माइनस 2 कितना होगा? 179, ठीक है। तो 179 इसकी कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसे ही हम देशांतर रेखाएं देखेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखा के लिए फिर ग्लोब बनाएंगे, फिर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये सारी रेखाएं मिलाएंगे, ठीक है। तो एक 0 डिग्री होती है और फिर यहाँ से 1 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है। इस तरफ भी 1 डिग्री से 180 डिग्री तक होती हैं। तो इसको ऐसे यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो बीच में हो गई 0, ठीक है, और ये 1 से 180 तक, ठीक है। तो 1 से 180 तक हो गई, ये हो गया ईस्ट वाला, ठीक है। और 1 से 180 तक हो गई, ये हो गया वेस्ट वाला, ठीक है। तो इसमें कुल कितने अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? यहाँ पे देखिए, तो 0 डिग्री से लेकर 180 तक, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 181 प्लस इसमें भी 180 जुड़ जाएंगी इस तरफ से। कितनी बची रेखाएं? 1 से लेकर 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इतनी कुल कितना हो गया? 361। लेकिन इसमें से क्या माइनस होगा? जो 180 डिग्री वाली रेखा ईस्ट वाली है और वेस्ट वाली वो एक ही रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा मिल जाएगी, तो एक रेखा कम हो जाएगी, तो हो गया 360। तो कुल मिला के कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे? 360 देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोग रटते हैं, लेकिन रटने से कोई फ़ायदा नहीं, रटने से भूल जाते हैं। लेकिन अगर फिगर ड्रॉ करके आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से अलग होता है, उसके लिए मैं सबसे पहले जो सूर्य की किरणें आती हैं वो किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती हैं अर्थ पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे टेम्परेचर वेरी करता है इसको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया ये है अर्थ सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रही है। इस थीटा को ही एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं ज्योग्राफी में। फिजिक्स होती तो हम इस वाले एंगल को जो यहाँ पे खींचा जाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल नहीं है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो थीटा दिख रहा है वही एंगल ऑफ इंसिडेंट माना जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब तो चलिए किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट वेरी करता है, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो इसको हम देखेंगे थ्योरी से थोड़ा। तो सबसे पहले जो हमने बनाई है इसमें देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश सीधे आता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश सीधे आता है तो वायुमंडल, इतना वायुमंडल क्रॉस करेगा मान के चलो, ठीक है। तो कुछ वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बाकी पृथ्वी सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश तिरछा आएगा, ठीक है, मान के चलो तिरछा आ रहा है तो इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से रेज बनेगी। तो इसने क्या किया? इसने जो ये वायुमंडल को ज़्यादा कवर किया, तो वायुमंडल क्या करेगा? सौर विकिरण का या सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्वेशन ज़्यादा कर लेगा। तो इस तरह से जब सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्वेशन बढ़ जाएगा तो पृथ्वी तक ऊर्जा कम पहुंचेगी, और जब पृथ्वी तक ऊर्जा कम पहुंचेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। एंगल
ऑफ इंसिडेंट घटने से क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का इकाई क्षेत्रफल है, पृथ्वी का इकाई क्षेत्रफल है वो एनर्जी कम गेन कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर भी घट रहा है। ठीक है, तो हमने पता कर लिया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर के। ठीक है, तो इतना कन्फर्मेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के प्रभाव पड़ेंगे हम किस तरह से अक्षांश की स्थिति पर इसके प्रभाव होते हैं, किस तरह से पृथ्वी पर जो अक्ष पर झुकी हुई है और परिक्रमण कर रही है उस पर कैसे प्रभाव होते हैं, और जो पृथ्वी का घूर्णन और होता है और उसकी वजह से जो दिन और रात होते हैं, सॉरी, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो दिन और रात होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण किस तरह से हमारे लिए उपयोगफुल है इसको समझने के लिए, या उस तरह आपतन कोण से किस तरह से इन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपतन कोण के प्रभाव। सबसे पहले तो जो पृथ्वी पर जो आप देख रहे होंगे 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, सॉरी 0 डिग्री से आप देख रहे होंगे तो किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट बदलता है। देखो, जो पृथ्वी की जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है 90 डिग्री पर, सॉरी इक्वेटर क्या है, इक्वेटर पे क्या आ रही है, जो रेज आ रही है वो सीधी 90 डिग्री बना रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 90, टेंजेंट बना रही है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, फिजिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो 90 डिग्री पर टेंजेंट बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट घटेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सूर्य द्वारा एब्जॉर्बेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाएंगे नॉर्थ, इसकी तरफ, किसकी तरफ, ध्रुवों की तरफ, कहाँ से, विषुवत रेखा से, तो टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, इतना कौन से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि क्या पृथ्वी ऐसी है, सॉरी पृथ्वी क्या बिल्कुल सीधी घूम रही है, नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री टिल्टेड है 23 डिग्री, तो अपने अक्ष पर 23 डिग्री टिल्टेड है और साथ ही घूर्णन कर रही है। तो कुछ चीज़ें और वेरी होंगी, चलिए देखते हैं किस तरह से। देखो यहाँ पे जो सन की रेज आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, पृथ्वी, और पृथ्वी टिल्टेड है तो इससे भी टेम्परेचर में और प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये तो पहला हमने कौन से समझ लिया किस तरह से वेरी करता है। तो पृथ्वी जब घूमेगी तो इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, कालिक। अभी तक हमने स्थानिक पढ़ा, अब एक कालिक कॉन्सेप्ट में हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि काल के साथ ही, समय के साथ ही तो पृथ्वी घूमेगी, एक समय पर तो पृथ्वी घूम नहीं पाएगी। तो अब इसके साथ हम देखते हैं कि किस तरह से वेरी करता है। लेकिन हमें इससे पहले क्या बात पता है, हमें ये बात पता है कि पृथ्वी से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या आती है, कमी, या पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में कमी आती है। दोस्तों एक बात और है कि जो पृथ्वी से जो कर्क रेखा और मकर रेखा रहता है, पृथ्वी से जो कर्क रेखा और मकर रेखा तक रहता है, सिर्फ वहीं तक ही पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ती हैं। समय के साथ चेंज होता है, फिर भी वहीं तक पढ़ पाती हैं, उसके बाहर नहीं पढ़ पाती हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं उसके पहले। तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसके साथ वो अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, इसकी वजह से कुछ देखते हैं क्या वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी सूर्य के साथ चक्कर लगा रही है उस पर हम इम्पोर्टेंस रखेंगे कि जो पृथ्वी सूर्य का रिवॉल्यूशन कर रही है, अपने एक्सिस पर परिक्रमण कर रही है, घूर्णन जो परिक्रमण कर रही है सूरज का, वो किस तरह से उस पर प्रभाव डालता है उसके टेम्परेचर पर। कौन सा टेम्परेचर, टेम्पोरल या तापमान, सॉरी कालिक टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये है बीच में हमारा सन। ठीक है, अब पृथ्वी की किरणें, सॉरी पृथ्वी ये है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो 21 जून पे रहता है, वहाँ पे 21 जून के समय जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ना कि विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और इस तरफ हम देख रहे हैं इस समय जो नॉर्थ गोलार्ध में है। ठीक है, सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ी, नॉर्थ गोलार्ध की तरफ, क्योंकि नॉर्थ गोलार्ध पृथ्वी सूर्य के कहाँ पर है, पास में है। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ गोलार्ध में यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद पृथ्वी घूमेगी और जून से आएगा सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो जो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही थी, ठीक है, वो अब किसकी तरफ जाएंगी,
विषुवत रेखा की तरफ। तो हम बोलेंगे सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें लंबवत थी वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जा रही हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से कहाँ जा रही हैं, मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन या भी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो जो किरणें जा रही हैं इसकी वजह से क्या होगा, सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए सूर्य की किरणें इस समय पे कहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो समर था, ठीक है, तो इसको बोलेंगे समर को, अगर इसको बोल देंगे जो इसके साथ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ग्रीष्मायनांत, ठीक है, तो इसको बोल देंगे ग्रीष्मायनांत, ठीक है, ग्रीष्मायनांत, और इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स हो गया, सूर्य किस पर लंबवत चमक रहा है, भूमध्य रेखा पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ सूर्य और घूमेगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आएगा दिसंबर। दिसंबर में क्या आ जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर से सूर्य कहाँ पर चला गया था, पहले ही सबसे पहले गया था भूमध्य रेखा पर, अब पहुंच जाएगा मकर रेखा पर, ठीक है। तो जो मकर रेखा पर सूर्य जाएगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, ठंडी, क्योंकि सूर्य की किरणें अब बहुत दूर चली गई हैं, तो यहाँ पे ठंडी का सीजन चला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ चला गया, सूर्य से दूर चला गया, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलेंगे विंटर सोलस्टिस या शीत अयनांत, ठीक है, जब मकर रेखा पर पूरी तरह से किरणें लंबवत होंगी। तो इस समय पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर वहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। एक चीज़ और है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब विंटर आ गया, विंटर से दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक सूर्य की किरणें फिर से वापसी दक्षिण से, जो मोस्ट दक्षिण था 23 डिग्री, 20.5 डिग्री 3 डिग्री क्या था दक्षिण में थी, वो रेखाएं किस तरफ चलेंगी, अब फिर से उत्तर में आएंगी। तो अभी क्या हुआ था, सूर्य का दक्षिणायन हो गया था, ठीक है, सूर्य का यहाँ पे दक्षिणायन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से सूर्य यहाँ पे जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है, यहाँ से जो मकर रेखा पर आ गया था वो कहाँ पर जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है। तो जो मार्च में कंडीशन बनेगी वो मार्च में फिर से इक्विनॉक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो दक्षिण में चली गई थी रेज अब वो कहाँ पे आ रही हैं, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो फिर से सूर्य कहाँ पे चमकेगा लंबवत, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पे भी भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब साउथ गोलार्ध है वो कहाँ पे है, साउथ ध्रुव कहाँ पे है, सूर्य के पास में, और एक वाला ध्रुव कहाँ है, सूर्य के दूर में, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद क्या कंडीशन बनेगी, जो मार्च से जून की तरफ पृथ्वी मूवमेंट करेगी, परिक्रमण करेगी सूर्य का, उसके बाद फिर से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तरायण हो गया, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण हो गया। तो सूर्य किस पे लंबवत चमकेगा, कर्क रेखा पर, ठीक है, जो कर्क रेखा रहती है उस पर लंबवत चमकेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल है, लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा थोड़ी, और मैं आपको इसके साथ फेमिलियर कर देता हूँ इस फिगर के द्वारा, ठीक है। तो इसको मानेंगे हम 23 डिग्री क्या नॉर्थ, और इसको मानेंगे 23 डिग्री साउथ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो इसको मानेंगे हम कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, यह 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा मान लिया। इसको मानेंगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री मानेंगे, इसको भी 23.5 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो सूर्य मान के चलो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 20 से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है, 20 से नहीं मानते, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 23 डिग्री से, तो इस तरफ जाएगा पहले, यहाँ पे क्या हो गया, इक्विनॉक्स हो गया, फिर इस तरफ जाएगा, फिर क्या हो गया, सूर्य का क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया, ठीक है, और फिर इधर से इस तरफ आएगा, ठीक है, फिर से इक्विनॉक्स आ गया मार्च के समय में, ये वाला इक्विनॉक्स पहला कब आया था, जून के समय में, ठीक है, और फिर इस समय पे फिर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो फिर से क्या आ गया, ग्रीष्मायनांत आ गया,
तो यहाँ पर बात समझने की है कि सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा लंबवत कहाँ पर चलती हैं, ठीक है, पड़ती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसको एग्जांपल से देखेंगे, जैसे ट्रेन रहती है तो ट्रेन सबसे ज़्यादा लंबवत कहाँ पे, सॉरी, ट्रेन जो रहती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रुकती है, जहाँ से वो चलती है वहाँ से या बीच के स्टेशनों पे, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रुकती है जहाँ से वो चलती है। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू किया था हमने, यहीं पर चलती है, यहीं पर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा समय तक ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय तक कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, लंबवत, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसके एक्सिस पर खुद का घूर्णन होता है, उसकी वजह से जो दिन रात के समय में है वो टेम्परेचर किस तरह से बदलता है। तो एक फिगर बनाएंगे, ये रहा सन। तो सन पहले ऐसे हम लोगों को ऐसे आता दिखता है, ठीक है, एक्चुअली पृथ्वी होती है लेकिन सन हम मांग लेंगे, पृथ्वी को हमने यहाँ पे स्थिर मान लिया और सन को हम वेरी कराएंगे, ठीक है। एक्चुअली सन स्थिर रहता है लेकिन हम इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या पड़ रही हैं, अभी सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ रही हैं, तो सुबह के समय तापमान सबसे कम रहता है, ठीक है, सुबह के समय से तापमान कम रहता है। फिर इसके बाद जो सूर्य है वो कहाँ पे आ जाएगा, सूर्य यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे लंबवत किरणें पड़ेंगी, तो दोपहर में तापमान क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ेंगी, पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बनेगी कि सूर्य फिर से इधर पे आ जाएगा, ठीक है, और अब तिरछी किरणें फिर से पड़ने लगी, ठीक है, पृथ्वी पर। तो जो दोपहर का समय रहता है उसके कुछ समय तक, क्योंकि जब दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो पृथ्वी एब्जॉर्व करेगी पहले, तो दोपहर के बाद का समय जो रहता है उस समय पर पृथ्वी का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बात हमारी समझने वाली बात है, कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, समान अक्षांशीय प्रदेशों में किस तरह से तापमान वेरी करता है। तो एक्चुअली देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ये रहा समुद्र, ये रहा मैदान, ये रहा पहाड़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर की किरणें यहाँ पे क्या पड़ रही हैं, सब पे एक जैसी पड़ रही हैं, सब पे एक जैसा एंगल है, लेकिन यहाँ पर सबका टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से ये वेरी करता है। तो जो हमने देखा, सॉरी, हाँ, कि जो वाटर रहता है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कि वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो अर्थ से क्या रहेगा, कम रहेगा, किस किस समय पे, दिन के समय पर। रात के समय पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जल्दी देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखेंगे हम स्थल और मैदान का, ठीक है। तो सूर्य की किरणें दोनों जगह पर सीधी पड़ रही हैं, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जो सूर्य की किरणें दोनों जगह पर एक जैसी पड़ रही हैं, एक जैसा एंगल है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु का सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वायु की सघनता कम हो जाएगी। तो जो पहाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य की जो किरणें पड़ेगी वो क्या हो जाएंगी, कम, जो ज़्यादा रेडिएशन से पड़ेंगी, ज़्यादा एब्जॉर्बेशन होगा, तो वहाँ पे भले ही ठंड ज़्यादा पड़ती हो, भले ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे इस वजह से सन की वजह से सन की वजह से कौन सा स्ट्रोक हो जाता है, कोल्ड स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने देखा कि ऊंचाई पर भली ठंड ज़्यादा पड़ती हो, लेकिन कई बार जो रेडिएशन आता है वो ज़्यादा आ जाता है, उसकी वजह से उन्हें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नीचे क्या होता है कि वायुमंडल ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वो रहता है, क्या, ज़्यादा वायुमंडल रहता है, वायुमंडल सघन रहता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आज जो हमने इन चीज़ों को पढ़ा, आज इन चीज़ों को पढ़ा उसको हम रिवीजन करेंगे कैसे। तो हमने सबसे पहला पढ़ा अक्षांश देशांतर और टेम्परेचर का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और
0 डिग्री से हम जब ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में कमी आ रही है। और एक चीज़ और है, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों के साथ वेरी करता है, उस कंडक्टिविटी के साथ, वेपोराइजेशन के साथ, और उसकी रिफ्रैक्टिविटी के साथ, तो और भी चीज़ों के साथ वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा किस तरह से टेम्परेचर जगह के साथ और समय के साथ वेरी करता है, ठीक है। हम और चीज़ों के साथ वेरी करता है पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे थर्मल चेंज पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।